केसरवानी समाज के 150 युवाओं का कांवड़ यात्रा जत्था शुक्रवार को झारखंड बिहार स्थित पवित्र बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। रवानगी से पूर्व मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के अनुज लेखराज सिंह मुन्ना भैया ने गुप्तेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में सभी तीर्थ यात्रियों को फूल माला पहनाकर भगवा टी शर्ट वितरित कर एवं पुष्प वर्षा कर विदाई दी। यात्रा के संयोजक गोपाल गुप्ता ने बताया कि यह जत्था प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 7 दिन के प्रवास पर निकला है। कांवड़ियों ने बोल बम और नर्मदा मैया के जयकारों के साथ ट्रेन से बैजनाथ धाम के लिए प्रस्थान किया। ये सावन महीने में जैसा कि नियम है, भगवान भोलेनाथ जो जून में अभी आषाढ़ का महीना गया, उसके पहले जो जून जेठ का महीना था, ऐसे ही चर्चा है पुराणों में कि उस समय जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के पश्चात जहर निकला, हलाहल निकला, और तब भगवान ने क्योंकि भक्तों को देवताओं को अमृत की प्राप्ति हो, इसलिए भगवान शिव ने जहर किया और कंठ में रोक लिया। और तब देवताओं ने असुरों ने दोनों को ये बोध हुआ कि हमारे लिए भगवान शिव ने और इतना कठिन प्रश्न का हल दे दिया, आपने जहर रख लिया। सब देवी देवता भगवान के प्रति आभारी होकर के उनको वैसे समुद्र का और गंगा का जल उनको ठंडा करने के लिए उनको जो ताप पड़ गया है, उनकी तपस्या बढ़ गई है और हमें अमृत की प्राप्ति हुई है। उस समय से सावन के महीने स्वयं भगवान ऊपर से भी बरसता है और जो भक्त लोग हैं अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए जो नर्मदा जी वाले गंगा जी वाले हैं, वहाँ देवघर में जो है हरिद्वार से चले जाते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ की संस्कार धानी की परंपरा है, विशेष रूप से गुप्तेश्वर भगवान के 50-60 जो अभिषेक से जो आज बैजनाथ धाम जा रहे हैं। आज उन्होंने कल गुरु पूर्णिमा किया, भगवान भोलेनाथ का भी जलाभिषेक किया है, नर्मदा का जल लाकर के अब सब के सब आज बस के द्वारा जो कि हमारे संस्कार धानी के जो बड़े युवा मंत्री के रूप में लोक निर्माण विभाग के और हमारे इस क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के भी विधायक के रूप में राकेश सिंह जी, उन्हीं के नेतृत्व में मुन्ना भैया जी जो पूरा कारभार संभालते हैं, उनके नेतृत्व में आज हमारी ये यात्रा बस के द्वारा अभी रेलवे स्टेशन जाएगी और फिर ये 5 दिन की यात्रा उनकी वहाँ से जाकर के फिर बैजनाथ धाम अपनी कांवड़ चढ़ाएंगे। ऐसे भक्तों का आज आभार धन्यवाद कर रहे हैं कि संस्कार धानी के पूरे गाँव को लेकर के यहाँ के संस्कारों को संतुष्टि के लिए और धर्म की रक्षा के लिए बैजनाथ से हमारे संस्कार को जोड़े। गुप्तेश्वर महादेव के प्रांगण में स्थित है। आज जो कांवड़ यात्रा निकल रही है, प्रतिवर्ष निकलती है। बड़ी संख्या में यहाँ के श्रद्धालु इकट्ठे होकर बिहार और बैजनाथ धाम घूमते हैं, वहाँ इसका समापन होता है। निश्चित रूप से इन सभी कांवड़ यात्रियों का सम्मान हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारी परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं, हमारी सनातन परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। इसके लिए इन सबको हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं माननीय मंत्री श्री राकेश सिंह की तरफ से, और शुभकामनाएं बधाई देते हैं और महाराज जी के चरणों में नमन करते हैं। प्रतिवर्ष महाराज जी अपने माध्यम से इस यात्रा को यहाँ आरम्भ करवाते हैं। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी यात्रा निकल रही है और समापन इसका बैजनाथ धाम में होगा। पुनः आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। लगभग 150-200 के आसपास संख्या है। यहाँ से हम लोगों ने बस की व्यवस्था की है, स्टेशन जाएंगे, स्टेशन से फिर ये वहाँ पहुँच के कानपुर से फिर पैदल निकलेंगे और वहाँ से कांवड़ जल लेके जाएंगे और गंगा जी का जल वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा MLB शासकीय कन्या शाला में आयोजित किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्मॉल वंडर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलदेव बाग के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते। कार्यक्रम का शुभारंभ CSP रितेश कुमार शिव जी ने हनुमान जी की पूजा कर किया। प्रतियोगिता में युगराज पटारिया, स्टीफन, प्रियांश, समर्थ, गर्भ, चौरसिया, अक्षत समेत कई छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कोच विक्रम राजपूत के प्रशिक्षण और निर्णायक मंडल की भूमिका उल्लेखनीय रही। शाला प्रबंधन ने विजयी छात्रों को बधाई दी। ABVP द्वारा किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन महारानी लक्ष्मीबाई प्रांगण में किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में CSP सर रितेश जी उपस्थित थे। और किक बॉक्सिंग जो है भारतीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और हमारी संस्था स्मॉल वंडर स्कूल के बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, कई मेडल जीते। और मैं दुआ करता हूँ और बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे जाके हमारे शहर का और स्कूल का स्वर्णिम भविष्य बनाएं बच्चों के लिए। और स्कूल की ओर से प्रिंसिपल स्मॉल वंडर विलियम। बड़े खुशी की बात है कि स्मॉल वंडर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलदेव बाग के विद्यार्थियों ने विगत दिवस ABP के माध्यम से जिला स्तरीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता जो कि स्थानीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के
इसी ग्राउंड में संपन्न हुई थी। इस प्रतियोगिता में संस्कारदानी के अनेक विद्यालय के विद्यार्थियों ने ये कला कौशल का परिचय दिया। उसी तारतम्य में हमारा विद्यालय स्मॉल वंडर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के किक बॉक्सरों ने अपने अपने आयु वर्गों में अपनी प्रतिभा के बल पर स्वर्ण पदक प्राप्त कर संपूर्ण संस्कारदानी में विद्यालय का नाम रोशन किया। क्योंकि किक बॉक्सिंग भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से भी मान्यता प्राप्त है और यह प्रतियोगी आने वाले समय में इंदौर पब्लिक स्कूल इस इंदौर में आयोजित होने वाली किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का परिचय देंगे और मध्य प्रदेश किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले आने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। मैं रामकिशोर सोनी, किक बॉक्सिंग कोच, स्मॉल वंडर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बलदेव बाग, जबलपुर। धान परिवहन में अनियमितता के गंभीर मामले में 16 राइस मिलर्स और 12 अधिकारी कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर यह कार्रवाई क्राइम ब्रांच में दर्ज की गई। कुल 43 मिलर्स द्वारा की गई 1,87,000 क्विंटल धान की हेराफेरी से सरकार को 43 करोड़ 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अन्य 27 राइस मिलर्स के खिलाफ जांच जारी है। ये बेसिकली ये कार्रवाई पुरानी जो हमारी कार्रवाई आपको याद होगा, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट धान मिलिंग के संबंध में हमने जो जांच की थी, जिसमें माननीय विधायक जी ने शिकायत की थी, उस शिकायत के सिलसिले में जो जांच हुई थी, उस जांच में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, करीब 12 एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद राज्य शासन के निर्देश प्राप्त हुए थे कि लोकल राइस मिलर की भी जांच की जाए। तो लोकल राइस मिलर की जब हमने जांच की और उनके व्हीकल्स की जानकारी ली और उनके व्हीकल्स की जांच कराई, तो जांच में कई सारे व्हीकल फर्जी पाए गए, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी थे। कुछ व्हीकल ऐसे थे जो कि नंबर तो उनका सही था, लेकिन कार का नंबर था तो ट्रक का नंबर बता के रखा था, या ऑटो का नंबर था तो ट्रक का नंबर उन्होंने बता रखा था। कुछ इस तरह का भी परिवहन पाया गया कि जो लोडिंग क्षमता से बहुत ज़्यादा था। जैसे मान लो 20 टन का ट्रक था, उस पर 43 टन की मात्रा जो है वो लोडिंग करना बताई गई। तो इसमें एक प्राइमा फेसी जांच जो है एसडीएम्स ने की थी हर तहसील में जाके, हर राइस मिल में जाके, और उन्होंने लगभग 2,45,000 मेट्रिक टन धान की जो है अफरा तफरी किया जाना प्रतिवेदित किया था। इसके बाद हमने राइस मिलर्स के साथ जब बात की तो उन्होंने ये बतर्क रखा कि भाई उनको भी सुन लिया जाए। तो हमने इसमें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए। कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के बाद उनका पक्ष जाना। सभी राइस मिलर ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए। उन डॉक्यूमेंट का जो परीक्षण है, हमने एक एडिशनल कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की एक टीम बनाई, उन्होंने किया। तो जो कुल मिला के 2,45,000 मेट्रिक टन की जो अफरा तफरी जाँच दल ने प्रतिवेदित की थी, उसमें इनके डॉक्यूमेंट देख के 58,000 कुंटल की मात्रा कम की गई और इस प्रकार 1,87,000 कुंटल की जो है अफरा तफरी किए जाने का जो तथ्य जो है वो सिद्ध पाया गया, जिसकी कीमत करीब 43 करोड़ के आसपास होती है। जिसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, 16 राइस मिलरों के खिलाफ हमने एफआईआर की है। उसके साथ 11 हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं जो सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। इसके अलावा 27 राइस मिलर ऐसे हैं जिनके विरुद्ध हमने विभागीय कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। कितने लोग अरेस्ट हो चुके हैं? ये कितने लोग अरेस्ट हुए हैं ये जानकारी कल रात को ही 10 बजे एफआईआर हुई है। अरेस्टिंग की जानकारी मुझे नहीं है, ये जानकारी आपको एसपी साहब दे पाएंगे। अभी जो हमने अफरा तफरी का जो आंकड़ा लिया है वो केवल समर्थन मूल्य पे जितनी धान कम पहुंची है, जितनी धान की अफरा तफरी हुई है उसके आधार पर लिया है। लेकिन सर बाजारों में मेरी बात तो आप सुन लीजिए। जब इसमें क्या होता है कि इसकी एक इकोनॉमिक कॉस्ट होती है, केवल बारदाने का उसमें शामिल नहीं रहता है। जब हम धान को खरीदते हैं तो हम उसका पंजीयन करते हैं, पंजीयन करने के बाद किसान बेचने आता है, जो सोसाइटी खरीदती है उसको 27 रुपये कुंटल का हम उसको कमीशन भी देते हैं, बोरों का पैसा भी उसमें लगता है। इसका उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको हम वेयर हाउस में रखते हैं, उसका स्टोरेज का चार्ज भी देते हैं। तो उसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट अलग अलग समय अवधि के हिसाब से होती है। वो यदि मान लो 2 महीने रखा है, 3 महीने रखा है तो उसके हिसाब से किराया जो है ज़्यादा हो जाता है। तो 2300 का यदि धान है तो कब किसी केस में 2400 हो सकता है, किसी केस में 2500 हो सकता है, किसी केस में 2700-2800 हो सकता है। जब पुलिस जांच करेगी तो जो इकोनॉमिक कॉस्ट है उसकी, उसके आधार पर यदि वो उसका आंकड़ा करना चाहेंगे तो वो जांच करके करेंगे उसको। सर इसमें जो आरोपी थे उनकी संपत्ति कुर्क करने जैसा कुछ आदेश तो अभी क्या किसी जैसे कर्मचारी नहीं, संपत्ति कुर्क करने का कोई इसमें प्रश्न नहीं है। जो मिलर्स हमारे साथ एग्रीमेंट करते हैं उन सभी मिलर्स से हम एफडी लेते हैं, बैंक गारंटी लेते हैं, ब्लैंक चेक लेते हैं। मतलब जितना हम माल उनको देते हैं उसका 3 पार्ट में लेते हैं। जैसे मान लो हमने 11 लाख का यदि उनको धान दिया है तो 11 लाख का या तो हमारे पास बैंक गारंटी होगी या एफडी होगी या ब्लैंक चेक होंगी, या तीनों 1/3 पार्ट में होंगे।
और यदि हमको मान लो चावल नहीं मिलता है तो ये जो उनके डॉक्यूमेंट है इसके आधार पे हम वसूली कर लेते हैं। तो वसूली करने के लिए एक पुख्ता सिस्टम सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने बना रखा है, उसमें वसूली करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कर्मचारियों को तो कोई दिया ही नहीं है धान, तो उनसे कहाँ से वसूली होगी। कर्मचारियों ने तो अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं किया। उनको जो ध्यान रखना था, जो उनको निगरानी रखना थी, उनको रिलीज़ ऑर्डर जारी करते समय ध्यान रखना था, उनको धान चालन जारी करते समय ट्रकों को देखना था, उन्होंने जो फर्जी रिलीज़ ऑर्डर बना दिए, फर्जी धान चालन बना दिए, इसके लिए उनके पास कार्रवाई हुई है। कर्मचारियों को तो कोई धान दिए ही नहीं गया है, उनसे तो कोई वसूली का प्रश्न नहीं। एक शिकायत मिली थी कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब के द्वारा एक जांच कमेटी भी इसमें गठित की थी। इसमें शिकायत ये थी, राइस मिलर्स के द्वारा ये फर्जी परिवहन करा रहे, फर्जी परिवहन करके ये लोग बहुत सारे खाद्य को ये लोगों ने वितरण वगैरह कर रहे करके एक शिकायत आई थी। इस शिकायत की जांच कमेटी के द्वारा उसका जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी पुलिस को। उसके आधार पर हमने क्राइम ब्रांच, हमारा क्राइम थाना है, उसमें टोटल 28 लोगों के खिलाफ हमने अपराध करने की। इसमें 17 लोग इसमें राइस मिलर से और बाकी 11 लोग इसमें अधिकारी और कर्मचारी भी है। शिकायत ये था, ये एमपी सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन द्वारा एक गवर्नमेंट बॉडी है, इसके थ्रू किसानों से खाद्य को खरीदते हुए, दान वगैरह को खरीदते हुए ये राइस मिल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उसको प्रोसेसिंग करके उसके बाद उसको रजिस्टर्ड वाहन रहते, रजिस्टर्ड ट्रकों रहते, उसके द्वारा उसको वितरण करने के लिए। इसमें रिपोर्ट में ये आया है, ये राइस मिलर्स द्वारा ये फर्जी वाहनों को खड़ा करके, फर्जी रजिस्टर्ड वाहनों को दिखा के बहुत सारे खाद्य और धान को इन्होंने परिवहन किया करके। इसमें लगभग टोटल 1,53,200 क्विंटल की धान को इन्होंने परिवहन किया है फर्जी व्हीकल्स के द्वारा करके। उनको सूचना मिली लगभग 40 करोड़ से भी ज़्यादा कीमत के धान को इन्होंने फर्जी तरीके से परिवहन किया। इसमें टोटल वही है 28 लोगों को हमने आरोपी बनाया है और इसमें 17 लोग राइस मिलर से इसमें इन्वॉल्व थे और बाकी 11 लोग हैं। अभी तलाशी जारी है। क्राइम के द्वारा एक स्पेशल टास्क फोर्स को भी हमने गठित की है, उनके द्वारा इनका सभी का तलाशी है। कोई भी आरोपी पकड़ा जाएगा तो आपको अपडेट करेंगे। अभी सर एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं है? अभी एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं किया है, कल ही रात को ही इसमें एफआईआर हुई है। अभी पूरा टीम गठित की है, उसमें टीम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हमको आशा है आगे आने वाले दिन में आरोपी लोगों को हम गिरफ्तार करेंगे। जबलपुर के कुख्यात रज्जाक पहलगाम गैंग के 4 सदस्य सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व में एक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। इसमें रज्जाक का बेटा सरफराज, भाई महमूद, भतीजा अजहर और गुर्गा सज्जाद शामिल है। उनके पास से लोडेड पिस्टल भी बरामद की गई। सभी के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले पहले से दर्ज है और गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित था। थाना ओमती क्षेत्र के प्रकरण में आरोपी काफी दिनों से फरार चल रहे थे, जिनकी पुलिस को तलाश थी। लंबे समय से इनका पता किया जा रहा था। इनके ऊपर अलग अलग प्रकरणों में इनाम की राशि भी घोषित की गई थी। उक्त लोगों का पता चलने पर पुलिस की टीम ने दबिश दिया है, जिसमें सिवनी से कुछ लोग पकड़ाए हैं और शहर से भी पकड़ाए हैं। इसमें पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके विधिवत रिमांड पे लिया है और आगे की पूछताछ की जा रही है। जांच में पूछताछ में जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अमखेड़ा स्थित एक फ्लैट में गुरुवार रात एक युवती ने शादी की जिद में युवक के घर में घुसकर हंगामा किया और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। युवती का युवक से प्रेम प्रसंग था और वह उससे शादी करना चाहती थी। फ्लैट की आग में घर का सारा सामान जल गया। पुलिस ने युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। कल 100 डायल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि घर में आग लग गई है। मौके पे जाया गया तो पता चला कि एक जो बाधा कॉलोनी है वहाँ पर एक युवती है, उसने घर में के अंदर घुस के आग लगा दी थी। आग लगाने के कारणों का पता लगाया गया तो उसमें पाया गया कि आज जिसके घर में आग लगी है उनके लड़के से उसकी दोस्ती थी और उस लड़की की आज ही शादी हो रही थी। इस बात से नाराज़ होकर उसने उसके घर में घुसकर आग लगा दी है, जिसमें नुकसानी हुआ है। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। दरअसल ये रांची क्षेत्र के रहने वाली युवती है। युवती और लड़का यहाँ पर हमारे आधारताल क्षेत्र का है। उसके आज शादी भी उसकी अन्य जगह पे थी, परंतु उससे व्यतीत होकर उनने यहाँ आकर उसमें आग लगाई है। ये अभी प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है। लड़का क्या करता है? लड़का अभी नवयुवक है और ये सोनी परिवार का है। तो बाकी अभी जब ये लोग वापस आएंगे शादी से, अभी शादी नहीं किया हुआ है, तो उसके बाद विस्तृत जानकारी दे पाएंगे।
लड़की से पूछताछ हुई होगी, लड़की ने कुछ बताया? हाँ, लड़की भी अभी राजू थाने में है। अभी हम उसके संबंध में जांच कर रहे हैं, क्योंकि संभवतः अन्य प्रकरणों का इसमें खुलासा होगा। ये दोनों संपर्क में कैसे आए एक दूसरे को? ये अभी प्रारंभिक जांच में, अभी तो सिर्फ बात बुझाई गई है। इसके बाद देखिए, जब पूछताछ होगी महिला से तब पता चलेगा। क्या हुआ था? मेरे साथ विजय सोनी 1.5-2 साल से रह रहे थे। मियाँ बीवी की तरह हम लोग रह रहे थे। उसने मेरे को रखा हुआ था, मैं भी उनके पास रह रही थी। हम लोग का सब साथ में रह रहे थे, घूमना फिरना था, सब था, प्यार भी था। और इन्होंने मेरे से बोला था कि शादी करेंगे तुमसे, पर इन्होंने मेरे साथ धोखा करके किसी और से शादी कर ली। और मैं जब इनके पास गई इनसे बात करने के लिए, तो हाथापाई में इनके घर में धोखे से उनके ही हाथ से आग लग गई। तो आज काय के लिए आए थे? आज उनसे रिपोर्ट लिखाने आए। हाँ बताइए, आज क्यों आए थे? हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, इसलिए रिपोर्ट लिखाने के लिए आए थे। ये कल आई और हमारे घर का ताला तोड़ के घुस गई घर के अंदर। फ़ोन लगा के मेरे को बता रही थी कि कह रही थी मैंने तुम्हारे घर का ताला तोड़ दिया, पूरी घर गृहस्थी तहस नहस कर दी, आग लगा के चली गई। कौन है ये? नेहा चौधरी। तो क्यों करी, क्या कारण बताइए? ये फालतू बात ही है, शादी आदि करती, लड़कों को झांसा देती है और लिफ्ट लेती है, फिर बाद में ये पंचायत कर देती है अपने उसमें फंसा के चंगुल में। कहाँ रहती है ये कहाँ रहती है? कितनी शादी करी? ये इसने 3-4 शादी कर चुकी है। ये बड़ा पत्थर में रहती है। तो आज यहाँ थाने क्यों आए थे? थाने क्यों आए? थाने में इसलिए आया हूँ कि ये बहुत दंड कर रही है भैया। मेरे को रिपोर्ट लिखाना थी मेरे को इसकी। अपना नाम बता। प्रकाश सोनी। कहाँ रहते हैं? मैं आवास योजना में हूँ। कहाँ पे? कुदवारी बाधो बाबा। जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत गंगा सागर क्षेत्र में प्रोफेसर प्रज्ञा अग्रवाल की लाश उनके घर में संदिग्ध हालत में मिली। उनके हाथ और गले की नस कटी हुई पाई गई और पास एक चाकू भी मिला है। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। उनके भाई ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। सूचना मिली थी, क्या घटना हुई है यहाँ? हमारे मित्र हैं प्रोफेसर भोपाल में डॉक्टर प्रज्ञेश अग्रवाल, उनके द्वारा हमें फ़ोन पे जानकारी प्राप्त हुई। मैडम से भी परिचित था काफ़ी समय से। मैडम होम साइंस कॉलेज में बॉटनी विभाग में प्रोफेसर थी। बस इतनी ही जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। आपको क्या जानकारी लगी थी फ़ोन पे? कि चले जाओ, घर पे कोई नहीं है, और शायद दीदी नहीं रही, उन्होंने ऐसा कहा था। तो फिर अपने पुलिस को नहीं, पुलिस को सूचना जो मेड आती है उनके थ्रू पड़ोसियों ने दी थी जानकारी पुलिस को। कौन थी, कहाँ, किस पद पे थी? प्रोफेसर बॉटनी विभाग में, गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज। आपका नाम है? मेरा नाम संजय शर्मा है। जी बिल्कुल, आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि अंबर विहार गंगा सागर के पास यहाँ एक इनकी जो मेड है उनके द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उनकी जो मकान मालकिन है, जिनके यहाँ काम करने आती थी, उनकी जो है बॉडी पड़ी हुई है। तो तत्काल हमने थाना प्रभारी गढ़ा प्रसन्न कुमार शर्मा जी को उनको अपने टीम के साथ रवाना किया। तो मौके पर जो है उनकी बॉडी पाई गई है। बॉडी में दाहिनी हथेली पर जो है कट किए जाने के और एक हल्का गले पर निशान है, जिसको हमने मर्ग पंचनामा करके मर्ग पंजीबद्ध कर लिया है और विस्तृत जांच के लिए हम पीएम रिपोर्ट के लिए भेज रहे हैं मेडिकल, और जो तथ्य सामने आएंगे उसके विषय में हम पृथक से अवगत कराएंगे। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया जो है अभी तो संदिग्ध ही समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना जो है जल्दबाजी होगी, इसलिए पीएम रिपोर्ट के बाद ही तथ्य निकल के आएंगे। कौन थी ये और किस पद पे थी? जी बिल्कुल, ये होम साइंस कॉलेज जबलपुर में प्रोफेसर थी। उम्र करीब इनकी 55 से 60 वर्ष के बीच में। नाम इनका प्रज्ञा अग्रवाल है। जबलपुर के 3 पत्ती चौक की 25 साल पुरानी सड़क की मजबूती और गुणवत्ता को देखते हुए शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने सड़क पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया। ये सड़क कांग्रेस शासन काल में स्वर्गीय विश्वनाथ दुबे द्वारा बनाई गई थी और आज भी टिकाऊ है। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि भाजपा की बनाई सड़कें 25 महीने भी नहीं टिकती। ये आयोजन भाजपा की नाकामी और कांग्रेस की दूरदर्शिता का प्रतीक बना। लोक निर्माण मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी ने भ्रष्टाचार की बू मारता हुआ एक अर्ध बयान दिया। उस अर्ध बयान में उनका कहना था कि सड़कें रहेंगी तो गड्ढे ही होंगी, बल्कि उनका पूर्ण बयान ये होना था कि अगर सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार होगा तो सड़कों में गड्ढे होंगे ही, जो 20 साल से उनकी सरकार के रहते हुआ है।
और जो अर्ध बयान उनने कल दिया था उस बयान का खंडन करता हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण आज यहाँ पर आपके सामने है मॉडल रोड। 25 साल से यह मॉडल रोड जिसका एक रेत का दाना तक नहीं निकला। उनका एक बयान में और सुन रहा था कि पीडब्ल्यूडी के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि ऐसी कोई रोड बनाए जिस रोड में गड्ढे ना हो। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, इस रोड का आप रहस्य जान लें, इस रोड को आप खोद के देख लें। इस समय की पीडब्ल्यूडी के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है, लेकिन आज से 25 साल पहले हमारे तत्कालीन महापौर माननीय विश्वनाथ दुबे जी के पास वो तकनीक भी थी, वो रहस्य भी था कि ये रोड 25 साल चल गई। सिर्फ एक तकनीक है, सिर्फ एक रहस्य है कि रोड निर्माण में भ्रष्टाचार ना हो। जो माननीय मंत्री जी की सरकार, माननीय मंत्री जी के जितने भी मंत्रीगण हैं, वो सब इस 20 साल से सड़क निर्माण में घोटाला कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसका प्रमाण समय समय पर जबलपुर में देखने को मिलता है। माननीय राकेश सिंह जी कहते हैं कि मैं 5 तारीख और 20 तारीख को औचक निरीक्षण करूंगा। औचक निरीक्षण कर रहे हैं कि उन भ्रष्टाचारियों को इशारा दे रहे हैं कि मैं 5 तारीख को आऊंगा, तैयारी रखना लीपापोती करने, मैं 20 तारीख को आऊंगा, आप लीपापोती करने तैयार रखना। किस तरीके का ये मंत्रालय चल रहा है, किस तरीके की रोडों के हाल हो रहे हैं, ये समूचा मध्य प्रदेश और समूचा हिंदुस्तान और जबलपुर संस्कारदानी देख रही है। आज इस मॉडल रोड को देख के जबलपुर का प्रत्येक आदमी इस 25 साल में जो मॉडल रोड ने सफर इस आम जनता के साथ बिताया है, उसकी सुखद यादों को लेके यहाँ पर आज हम लोगों के साथ पूजा अर्चना करने बैठा है। माननीय राकेश सिंह जी से कहना चाहते हैं, भ्रष्टाचार की थोड़ी मियादें कम कर दो, भ्रष्टाचार का थोड़ा कमीशन कम कर दो, इस शहर, इस प्रदेश, इस देश की जनता को जीने दिया जाए। सड़कें कोलैप्स हो रही हैं, ब्रिज कोलैप्स हो रहे हैं, फ्लाईओवर कोलैप्स हो रहे हैं और एक बेतुका बचकाना छोटा बयान दिया जाता है, सड़कें रहेंगी तो गड्ढे तो होंगे। आज इनकी मति को सही करने, इनके मति में भ्रष्टाचार का जो वास है वो थोड़ा कम हो जाए, समाप्त होना मुश्किल है, उस बात को लेके आज हम लोगों ने यहाँ पर इस मॉडल रोड की पूजा अर्चना करी है। भगवान से प्रार्थना करी है कि माननीय राकेश सिंह जी, उनके मंत्री, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दें कि जो जन से जुड़ी चीज़ें हैं, जन सुविधाएं से जुड़ी चीज़ें हैं, जिसमें आदमी के जीवन से जुड़ा मसला रहता है, उसमें कम से कम कमीशनखोरी ना करें, उसमें भ्रष्टाचार ना करें और इस मॉडल रोड को देखते हुए सीखें और उस दौर के नेता से सीखें कि कैसे पदों पर रह के काम किया जाता है जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए।